आप सभी का स्वागत। सामने कोई दिख नहीं रहा है मुझे, बस नाम दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे आते हुए। आज एक बहुत ही विशेष दिन है और जो भी छात्र मुझे ज्वाइन कर रहे हैं या जिन्होंने किया है, उनको बहुत गंभीरता से प्रारंभिक क्लासेस को लेना चाहिए। उसका मूल कारण है कि जो ओरिएंटेशन होता है, उस ओरिएंटेशन में कुछ ऐसे अनुभव शेयर किए जाते हैं जिनका कोई मोल नहीं होता है। ये 15 वर्षों की तपस्या होती है, 5 वर्षों का गहन अध्ययन होता है और भूगोल में जितने भी पीसीएस में एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे गए, आईएएस में ऑब्वियसली पूछे गए, जो भी प्रश्न पूछे गए, उन सब के विश्लेषण और उनका जो ट्रेंड होता है, उनका जो एक पैटर्न विकसित होता दिखता है यूपीएससी के मानचित्र पर, उन बातों को कहा जाता है आपसे, उनको शेयर किया जाता है आपसे। मुझे मालूम है आप लोग सब बिल्कुल नए हो और भूगोल किसी का विषय भी नहीं रहा होगा। भूगोल विषय नहीं भी अगर हो आपका, तब भी आप बिल्कुल बेसिक लेवल से सीख सकते हैं। और मैंने देखा है कि जितने भी मेरे क्लासेस हुए आज तक, उनमें सभी जितने भी छात्र आए, उसमें से 5% लोग भूगोल विषय से होते थे और 95% लोग भूगोल से कहीं अन्य विषय के हुआ करते थे। तो जो लोग भूगोल विषय के हैं और जो लोग भूगोल विषय के नहीं भी हैं, दोनों के लिए ही प्रारंभ से बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल फाउंडेशन जिसको कहते हैं, आधार से आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आईएएस पीसीएस किसी भी एग्जाम में भूगोल का जो एक व्यापक विस्तार है, उस पूरे विस्तार को हम भी विस्तार पूर्वक इस तरह से कवर करें कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उनका समाधान तो हो ही, लेकिन जो भविष्य में प्रश्न आने वाले हैं उनका भी समाधान हो और भविष्य में आने वाले प्रश्नों की हम घोषणा करें, उद्घोषणा करें, आपको इंगित करें, आपको बताएं कि ये प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लासेस में हमारे बहुत सारे छात्र इस क्लास को मिस कर जाते हैं, तो वो भूगोल की आत्मा को नहीं समझ पाते। पूरे 5-6 वर्षों तक भूगोल को लेकर के उनके अंदर में एक अजीब सा भटकाव दिखते रहता है और भूगोल में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके मध्य वो स्विंग करते रहते हैं। उनके समझ में ही नहीं आता है कि भूगोल में मुझे एक्चुअली पढ़ना क्या था और मुझे क्या करना है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें सभी विषयों का सार है। सभी विषय इसमें लगभग समाहित होने लगते हैं। अगर हम लोग इमैनुअल कांट के उस मध्ययुगीन काल में चलते हैं, तो कांट के समय में, जो कि एक फिलोसोफर है, एक ज्योग्राफर है, एक मैथमेटिशियन भी है, एक साइंटिस्ट है, एक सोशल साइंटिस्ट है, तो इमैनुअल कांट के विषय में कहा जाता है कि भूगोल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। हमारा लेक्चर शुरू हो गया है, ध्यान से सुनो। भूगोल को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्री कांतियन और दूसरा है पोस्ट कांतियन, यानी कांत के पूर्व का भूगोल और कांत के उत्तर काल का भूगोल। यानी कांत वह वाटरशेड है, वह जल विभाजक है जिसके पूर्व का भूगोल या अन्य विषय, और कांत के मरणोपरांत या कांत के जो लिटरेचर्स आए, जो उनका संबोधन आया इस विश्व को, उसके पश्चात जो विषयों की दशाएं बनी, जो विषयों का प्रारूप उभर करके आया, जो भूगोल का प्रारूप उभर करके आया, उन दोनों में एक बृहत अंतर है। उस अंतर को पहले समझना है। यह लेक्चर आपका कोई भी विषय हो उसमें काम आएगा। कांट ने पूल ऑफ नॉलेज को, रिजर्वायर ऑफ नॉलेज को, एक जो ओशियन ऑफ नॉलेज था,
सभी ज्ञान, मान लो कि फिजिक्स से संबंधित कुछ ज्ञान थे मानव के पास, ऐतिहासिक ज्ञान थे मानव के पास, समाज के विषय में कुछ बातें उभर करके आ रही थी, राजनीतिक तंत्र पर अरस्तु ने भी कुछ लिखा, चाणक्य ने भी कुछ लिखा, और वो धीरे धीरे कई सारे थ्योरीज और कई सारे प्रिंसिपल्स उसके भी उभर करके सामने आ रहे थे। वैसे ही बॉटनी, जूलॉजी और अन्य विषयों का उद्भव हो रहा था। लेकिन ये सारे विषय अलग अलग नहीं थे, ये पृथक नहीं थे, ये सारे विषय एक पूल ऑफ नॉलेज की तरह थे। ये सारे विषय आपस में अंतर विषयी हो चुके थे। समाज शास्त्र को राजनीतिक शास्त्र से अलग नहीं किया जा पा रहा था, और भूगोल भी मैथमेटिक्स से अलग नहीं था। आपको एक तथ्य समझना होगा कि मैथमेटिकल ज्योग्राफी भी था पहले, और एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी था पहले। यानी जो हम आज कहते हैं स्पेस साइंस, वो ज्योग्राफी के अंतर्गत था। मैथमेटिक्स और अलजेब्रा के फॉर्मूला भी, चूंकि ज्योग्राफी वाज द साइंस ऑफ मेजरमेंट, साइंस ऑफ लोकेशंस, तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला थे वो भी सब ज्योग्राफी के अंदर ही आते थे। हम ज्योग्राफी के शिक्षक हैं, इसलिए इन बातों को नहीं कहा जा रहा है। ये एक सत्य है जो हर स्टूडेंट को सीखना होगा कि कांट के पूर्व, 18वीं शताब्दी के पूर्व जो सभी ज्ञान है, विषय हैं, वो एक जलाशय, एक रिजर्वायर के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, और विषयों का पृथकत्व तो नहीं है। फिर कांत ने एक बड़ा मार्ग दर्शाया है। कांत ने एक ऐसा रास्ता बताया कि विषयों का स्ट्रीमिंग कर दिया उसने, विषयों को कई शाखाओं में बांट दिया, और ये विषय अपनी अपनी शाखाओं में, अपने अपने मार्ग में, एकांकी मार्ग पर बढ़ करके ये सिस्टमैटिक साइंस बन गए। सिस्टमैटिक साइंस का अर्थ होता है जिसमें एक विषय हो, एक टॉपिक हो, और उस एक टॉपिक पर रिसर्च किया जाए, और उस विषय पर आधारित वह संपूर्ण सब्जेक्ट ही विकसित हो गया। जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है तो उसका कोर क्या है, उसका मूल क्या है। समाज शास्त्र है तो उसका कोर क्या है, समाज शास्त्र का कोर क्या होगा, समाज, स्टडी ऑफ सोसाइटीज, एंड सोसाइटीज आर फॉर्म्ड बाय ह्यूमंस, तो स्टडी ऑफ ह्यूमंस। इस तरह का जो स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन वेलफेयर, ये जो ट्रेंड बनने लगा तो समाज शास्त्र बन गया। स्टडी ऑफ गवर्नेंस, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन, संविधान का, नियमों का, लॉ का अध्ययन, इस तरह का फिर एक पॉलिटिकल साइंस विकसित हो गया। वैसे ही वनस्पति का अध्ययन बॉटनी बन गया, जीवों का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी बन गया, भूगर्भ का अध्ययन जियोलॉजी बन गया। तो इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट अपने अपने शाखाओं में बंट करके एक सोर्स था, वो सोर्स क्या है, ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी मुख्य धारा है, और उस मुख्य धारा से निकल करके छोटी छोटी धाराएं विकसित हो रही है जो आज विशाल नदियों के रूप में मिलती है। तो ज्योग्राफी विल ऑलवेज बी द मदर ऑफ ऑल नॉलेजेस, मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ये बात बहुत गर्व का विषय है कि आप भूगोल पढ़ने आए हो, और भूगोल पढ़ने के क्रम में आप जितनी भी विषय की शाखाएं बनी भूगोल से बाद में, उनका आप अध्ययन करोगे, एंड यू विल बी जैक ऑफ ऑल, हाँ, बट मास्टर ऑफ नन। आप सभी विषयों के ज्ञानी बन जाओगे, छोटा छोटा ज्ञान सबका रखोगे, उसका सबका एक सुपरफिशियल नॉलेज, बिल्कुल सुपरफिशियल नॉलेज ही कहेंगे इसको, सुपरफिशियल नॉलेज रखेंगे। लेकिन रिसर्च बेस्ड नॉलेज हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ज्योग्राफर्स आर जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। तो आप एक ज्योग्राफी के विद्यार्थी बनने वाले हो, तो आपको यह समझना है कि आपको सभी विषयों का एक ज्ञान होना चाहिए, एक नॉलेज बेस होना चाहिए। ज्योग्राफी के सिलेबस में जब हम लोग जाएंगे तो ये बातें उभर करके स्पष्टतः दिखेंगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो भूगर्भ शास्त्र एक अलग सिस्टमैटिक साइंस बनकर के विकसित हो गया 18वीं शताब्दी में, कांट के बाद। अब भूगर्भ शास्त्र में रिसर्च हो रहे हैं, भूगर्भ के अंदर में कौन सी प्रक्रियाएं कार्य कर रही है, भूकंप की उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, अंतर्जात शक्तियां कैसे उत्पन्न हो रही हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे होता है, तो प्लेट कैसे मूव करते हैं, प्लेटों की संरचना कैसे बनती है, संवहनीय धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, ये भूगर्भ शास्त्र का विषय है। लेकिन भूगर्भ शास्त्र रिसर्च करेगा,
उसके अपने फाइंडिंग्स आएंगे सामने, वो थ्योरी बनाएगा और एक भूगोलवेत्ता उन थ्योरीज को ग्रहण करेगा। हम उसी का अधिग्रहण कर लेते हैं, उसी ज्ञान को हम अपने भूगोल में ले लेते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमारी रचना नहीं है, भूगोलवेत्ताओं का निष्कर्ष नहीं है, वो एक साइंस का निष्कर्ष है जिसको हमने भूगोल में ले लिया, आत्मसात कर लिया। ऐसा क्यों किया जाएगा? उसका मूल कारण है क्योंकि भूगोल इज द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज सराउंडिंग। मानव का अध्ययन है उसके दिए गए पर्यावरण के साथ, यानी वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, वो जिस हैबिटेट में रह रहा है, उस संपूर्ण पर्यावरण और उसमें अवस्थित वह मानव और मानव की पर्यावरण के प्रतिक्रियाएं और पर्यावरण का मानव के ऊपर प्रभाव, ये जो अंतर संबंध है, भूगोल इसकी व्याख्या करेगा। और जब भूगोल इसकी व्याख्या करता है तो भूगोल की आवश्यकता होती है कि वो साइंस के प्रिंसिपल्स को अपनाए, वो समाज शास्त्र के भी प्रिंसिपल्स को अपनाए, वो मानव शास्त्र के प्रिंसिपल्स को अपनाए, वो जनसंख्या के प्रकृति को समझे, वो बस्तियों के प्रारूप और इंजीनियरिंग के भी बहुत सारे विषयों को समझे। तो एक ज्योग्राफर अगर मानव का अध्ययन करने वाला होता है तो एक ज्योग्राफर को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर विषय का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप ज्योग्राफर बनोगे तो आप जीएस के एक मास्टर बनोगे और यूपीएससी आपके मुट्ठी में रहती है। क्यों ज्योग्राफी का रिजल्ट सबसे अधिक है? आपको दो बातें बतलानी है मुझे, जो मार्केट में कई मीथ फैले हुए हैं। आज भी ज्योग्राफी सबसे अधिक सिलेक्शन दे रहा है। सिलेक्शन का परसेंटेज 5% दिखाए, 7% दिखाए तो परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम ज्योग्राफी 150 प्लस, 140, 150, 200 तक, 300 तक ज्योग्राफी से सिलेक्टेड हुए हैं। जिस दिन 1200-1400 जिस वर्ष रिजल्ट आया हुआ करता था, तो 300 तक रिजल्ट आता है। अब ये समझना है कि पीटी में चलते हैं। पीटी एक बहुत बड़ा बैरियर है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। और अगर पीटी एक बैरियर है, स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो उस टेस्ट में अगर हम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमारा सारा सपना वहीं शैटर्ड हो जाता है, वहीं बिखर जाता है। और आप देखोगे कि पीटी एक ऐसा वॉल है, एक वॉल की तरह हम देखते हैं इसको, कि आप बहुत तेज भागते हो, आते हो, देखते हो कि हमारे सामने तो एक वॉल खड़ा है। अब ये वॉल खड़ा है, इससे हम टकरा करके गिर जाएं और उसके ऊपर कैसे छलांग लगाएं, उस पार कैसे जाएं, उस पार जाएंगे तभी तो कंपटीशन शुरू होगा, तभी तो आपका मूल्यांकन शुरू होगा, तभी तो आप आईएएस बनने की प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे। तो ज्योग्राफी का सबसे बड़ा फल और लाभ क्या मिलता है अन्य विषयों की तुलना में? वो ये है कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से, एग्रीकल्चर से, ये तीनों को मिला करके आज लगभग 35 प्रश्न, कुछ लोग तो 45 तक मानते हैं। और अगर जेन्युइनली तुम देखोगे, अगर सचमुच में देखोगे, तो 30 से 32 प्रश्न तो अवश्य मिलता है। इसमें बिल्कुल मना नहीं किया जा सकता है। ज्योग्राफी को आजकल जो कोचिंग संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि ज्योग्राफी से 8 प्रश्न आया, 10 प्रश्न आया। मुझे समझ में नहीं आता है कि ज्योग्राफी के विषय में ऐसा वो किसी दुर्भावना से कहते हैं या ज्योग्राफी की उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। शायद वो ज्योग्राफी का अर्थ समझते हैं कि अगर प्रश्न मैपिंग से आ गया, अगर प्रश्न लोकेशंस पे आ गया, अगर प्रश्न फिजिकल ज्योग्राफी पे आ गया, जैसे समुद्री धारा पे आ गया, जेट स्ट्रीम पे आ गया, तब ज्योग्राफी है। और अगर प्रश्न एग्रीकल्चर पे आ गया, पर्यावरण पे आ गया, तो वो ज्योग्राफी नहीं है। अब इस पे व्याख्या करना बहुत आवश्यक है कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको, और आप इसको टेस्टिफाई भी कर सकते हो। क्या, मेरा एक प्रश्न है, क्या एग्रीकल्चर या सॉइल या पर्यावरण हमारे भूगोल ऑप्शनल के 40% भाग में फैला हुआ है या नहीं? आप देखोगे तो बिल्कुल फैला हुआ है। क्लाइमेटोलॉजी को भी देखोगे, जलवायु विज्ञान को भी देखोगे, तब भी उसमें पर्यावरण अंदर में है। इंडिया फिजिकल को देखोगे तब भी उसमें पर्यावरण है। कॉन्टेम्पररी इश्यूज को देखोगे तब भी उसमें है, जो पेपर 2 का लास्ट चैप्टर है। एग्रीकल्चर में जाओगे वहां भी है, रिसोर्स में जाओगे वहां भी है। कहां से अलग करेंगे हम लोग? तो एक भूगोलवेत्ता होने के कारण, एक भूगोल के शिक्षक होने के कारण मुझे कई बार ये दुख होता है, और हमने कभी खुलकर इस पे बात नहीं की। आज मन कर रहा है कॉन्फिडेंस देने के लिए अपने पुराने बच्चों को भी, कि
ये जो भूगोल का विषय है ना, ये सिर्फ और सिर्फ भौतिक भूगोल और मैपिंग नहीं होता है। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर पूरी तरह से, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि एग्रीकल्चर कभी भी ग्रेजुएशन के लेवल पे एज ए सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता है। आप पर्यावरण कभी भी एज ए सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ऐसा नहीं है कहीं भी। तो यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन है वो तो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन में उन विषयों से प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है जो ग्रेजुएशन लेवल पे प्राप्त ही नहीं होते? ये मूल रूप से भूगोल ही है। और भूगोल की जो नई शाखाएं बन रही है, भूगोल का जो नया मार्ग है, भूगोल में जो दिशा परिवर्तन हो रहा है, उसके विषय में लोगों को ज्ञान नहीं है। ये कोचिंग वालों को कुछ मालूम नहीं है। ये लोग कोई रिसर्च नहीं देखते डी स्कूल का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये रिसर्च नहीं पढ़ते जेएनयू का, ये रिसर्च नहीं पढ़ रहे ज्योग्राफिकल सोसाइटी बर्लिन का। अगर ये पढ़ेंगे तब इनके अंदर ये समझ बैठेगी कि आज जो ज्योग्राफी का डायमेंशन है, आज जो डायनामिक्स है पूरे ज्योग्राफी का, वो पर्यावरण की ओर है, मानव कल्याण की ओर है। और एग्रीकल्चर मानव कल्याण का एक मूल विषय होता है। तो एग्रीकल्चर में पढ़ना क्या होता है भाई? सॉइल पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर पढ़ेंगे, सरफेस वाटर पढ़ेंगे, वहां का टेम्परेचर कंडीशन पढ़ते हैं, वहां का रेनफॉल कंडीशन पढ़ते हैं, वहां का क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पढ़ते हैं, क्रॉप कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, शस्य संयोजन, शस्य गहनता, मृदा की उर्वरता, मृदा का पीएच वैल्यू, उर्वरक किसका प्रयोग किया जाए, कौन से फसल लगाए जाएं, ये तो सारा ज्योग्राफी के अंतर्गत आता ही आता है। फिर इससे जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि इस बार एग्रीकल्चर से प्रश्न आया। इसका निराकरण यही है कि आप अपने में आत्मविश्वास रखो, और जिस तरह से प्रश्न बदल रहे हैं, मुझे यह चुनौती है कि मैं पर्यावरण और एग्रीकल्चर और इवन जो भौतिक विषय हैं उनमें भी पर्यावरणीय समस्याओं को जैसे प्रदूषण, रिवर है तो थर्मल पोल्यूशन क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन क्या कैसे हो रहा है, उसमें जो वाटर सैंक्चुरीज हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। मेरे लिए भी चैलेंज है कि हम भी अब भूगोल में इन विषयों की ओर बढ़ें। समस्या क्या आती है कि जो क्लास में बच्चे आते हैं उनको ट्रेडिशनल ज्योग्राफी चाहिए। हम भी जूझते हैं आपसे, हम भी आपको देख करके कई बार डरते हैं कि आप के अनुसार कई बार ढालना पड़ता है। और दूसरा क्या है, अगर कोई विषय भूगोल जैसा हो जो कि जीएस में इतना फैला हुआ हो और आप मन में कल्पना कर रहे हो कि सर मुझे सब कुछ पढ़ाएं, तो फिर आपको टाइम देना होगा। तब कोर्स को 6 महीना करना पड़ेगा। लेकिन आप 4 महीने के बाद आप लोग झगड़ा करते हो, आते इंस्टीट्यूट में झगड़ा शुरू हो जाता है, फोन शुरू हो जाता है कि आपने कहा था 4 महीने में कोर्स खत्म करेंगे। भले ही हम कितना भी लगे रहे, लेकिन ये 4 महीने में कोर्स नहीं खत्म होगा। इस बार मैंने प्लानर बनाया है जो कि 5 से 6 महीने का लगभग है। हम लोग आज शुरू हो रहे हैं और अप्रैल तक क्लासेस चलेंगी। 4 महीना उधर ले लिया है, 2-2.5 महीना इधर भी ले लिया है, तो 6 महीने का कोर्स करेंगे। और जीएस में जिस तरह से इसकी भूमिका और पीटी में जिस तरह से इसकी भूमिका बढ़ रही है, उसके साथ न्याय करने की जरूरत है। और कुछ हम ये मानते हैं, एक सत्य और है, हम ये मानते हैं कि जो इन्वायरमेंटल साइंस के भी कुछ प्रश्न आते हैं, लेकिन वो 12th लेवल तक के ही आते हैं। उसके लिए आप अगर बायोलॉजी का बुक पढ़ लोगे, क्लास 10, 11, 12 बायोलॉजी का बुक पढ़ लोगे, तब भी ज्योग्राफी के बुक के साथ बायोलॉजी की बुक पढ़ लोगे तो कवर करेगा। बायोलॉजी की बुक्स एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी की किताबें, और उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है आपको न्यूज़पेपर का, हिंदू न्यूज़पेपर का, संडे का जो स्पेशल एक पेज आता है साइंस पे, इन्वायरमेंट पे, ज्योग्राफी पे। तो अगर आप तीनों का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो प्रश्न आपसे कभी बाहर नहीं आएगा। और आप जो ये भटकाव और जो तनाव वाली जिंदगी है जिसमें हर व्यक्ति ही सोच रहा है पता नहीं कहां से प्रश्न आए, कहां से सॉल्व करे, उसका समाधान तो वही है। और एक बात याद रखो, यूपीएससी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगी कि इकोलॉजी शब्द के जनक कौन थे, ये नहीं पूछने वाली है यूपीएससी। वो इकोलॉजी की मूल अवधारणाओं, उसके जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, उसके जो 8 प्रिंसिपल्स हैं, उस 8 प्रिंसिपल्स में 4 का बहुत सुंदर वर्णन करेगा और उसी में छोटी मोटी जानबूझ करके 1-2 गलत शब्द का प्रयोग करेगा, आपको टेस्ट करेगा और नीचे ऑप्शन बनाएगा। ए इज करेक्ट, A, B, C इज करेक्ट, C, D
इज करेक्ट ऐसे करके बनाएगा ताकि आप पूरा कंफ्यूज हो जाओ। तो यूपीएससी आपके नॉलेज का टेस्ट तो लेता ही है, साथ में आपके आईक्यू का टेस्ट लेता है। अब जिसके पास आईक्यू नहीं है, आईक्यू तो सबके पास भगवान ने बराबर दिया है, लेकिन सवाल है आप उसका प्रयोग कैसे कर रहे हो। अगर आप उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो आप आपका फेलियर के लिस्ट में नाम आते रहेगा, आप फेल करते रहोगे। हम सबके पास बराबर आईक्यू है ना, लेकिन उस आईक्यू का अगर प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग कैसे होता है, आप प्रयास से प्रयोग करते हो। मान लो एक उदाहरण है, हम जिम में गए। अब जिम में गए, वहां हमने वेट्स उठाया पहले दिन, तो क्या 100 केजी उठेगा, 200 केजी उठ जाएगा? नहीं उठेगा। आपके हाथ में जर्क लगेगा, पेनफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी को थोड़ा थोड़ा प्रयास रोज करते हो, 5 केजी 10 केजी उठाते हो, उससे कई बार रैप्स लेते हो, कई बार आप करते हो, तो अपने आप ही पावर बॉडी में आने लगेगा और आप 100 केजी 2 महीने 3 महीने के बाद उठा पाओगे। इसी तरह से है कि आप पढ़ाई को भी जिमिंग की तरह लो, और जैसे जिम में निरंतर प्रयास से एक मार्ग पकड़ लेते हो आप, एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो आप, उसी तरह से आप अगर पढ़ाई के साथ निरंतर संघर्ष करोगे, रोज उसमें से कुछ न कुछ सीखोगे, तो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट होता चला जाएगा और आपका गोल मिलेगा आपको, आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी, आप भी प्रोसेसिंग कर पाओगे। जो इंग्लिश और हिंदी माध्यम का जो मूल अंतर है ना, उसमें मूल अंतर में एक अंतर यह है कि हिंदी माध्यम के छात्र भावुक और भावनाओं में दिन रात डुबोए हुए, चाशनी में डुबो हुए, चाशनी वो भावना है, उसमें तुम डूबे रहते हो, सपना में डूबे रहते हो, और प्रैक्टिकली कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संघर्ष कैसे करना है, उससे थोड़ा वंचित रह जाते हो और काल्पनिक दुनिया में ज्यादा रत रहते हैं। तो आपको बचना है इन चीजों से। बीच बीच में हम अपने लेक्चर के अंदर में ये बातें कहते रहेंगे आपसे। तो मैंने अब तक आपको समझाया कि भूगोल एक अंतर्विषयी सब्जेक्ट है और भूगोल का जो प्रभाव है पीटी में, वो लगभग 30 से 40 प्रश्न का प्रत्येक वर्ष का होगा और ये एक अद्भुत विषय बनकर के सामने आता है। मेंस में अगर आप जाओगे तो मेंस में पेपर 1 और पेपर 3 दोनों में भूगोल फैला हुआ है। पेपर 2 में अगर आप जाओगे तो पेपर 2 में भी जियोपॉलिटिक्स, जो भू राजनीति है, उससे संबंधित कई प्रश्न पूछते हैं, जिसको कुछ लोग आईआर भी कहते हैं। तो आईआर भी है, पॉलिटिकल साइंस का वो पार्ट है, और गहराई से देखोगे तो भू राजनीति भी उसमें सम्मिलित होती है। तो पेपर 2 में भी भूगोल का रोल होगा। जैसे मान लो कि इंडिया एंड साउथ एशिया, इंडिया एंड सार्क, या इंडिया एंड इट्स रोल इन इंडियन ओशियन, इस तरह का जो प्रश्न आता है कि भारतीय महासागर में, इंडियन ओशियन में भारत का क्या रोल है, भू राजनीतिक रोल क्या है। लुक ईस्ट पॉलिसी हो, लुक वेस्ट पॉलिसी हो, ये जो पॉलिसीज है, ये तो भूगोल के ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं। तो पेपर 2 में भी इसका एक रोल होगा। पेपर 4 में अगर आप जाओगे तो भौगोलिक चिंतन के जो विषय होते हैं, जैसे मानववाद, कल्याणवाद, रेडिकलिज्म, आइडियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, फंक्शनलिज्म, ये जो हम लोग पढ़ते हैं, मार्क्सिज्म, ये सब जो हम लोग पढ़ने लगते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं चिंतन का वो पार्ट आता है। उस चिंतन से कहीं ना कहीं शब्दावली को सीखना और उसका कोई ना कोई प्रयोग तो एथिक्स वाले पेपर में होता ही होता है। ये आप तब समझोगे, इस पे कोई दावा नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये आप तब निश्चित रूप से समझोगे जब भौगोलिक चिंतन की इस बार 5 क्लासेस ली जाएंगी आपके साथ, और भौगोलिक चिंतन की गहराई में जाएंगे, क्योंकि अब तो टाइम एंड स्पेस ज्योग्राफी पूछ रहा है। अब वो टाइम आ गया है जब इसकी गहराइयों में गोता लगाया जाए, कोर्स को 3-4 महीने की जगह 5-6 महीने का किया जाए, और आप भी हमारे साथ मेहनत करो और हम भी आपके साथ मेहनत करें। एक बहुत अद्भुत चीज शेयर कर लेते हैं आपसे कि भूगोल ऑप्शनल की तैयारी 500 नंबर की तैयारी नहीं होती। 500 नंबर नहीं है, 500 तो ऑप्शनल का आ गया। अगर एक ऐसे भी निबंध भी आ गया, और 2 निबंध भी आते रहता है इसे कई बार भूगोल से, क्योंकि भूगोल में तो समाजशास्त्र भी सम्मिलित है, भूगोल में नगरीकरण है ना, भूगोल में डेमोग्राफी, पॉपुलेशन है ना, भूगोल एंड फेमिनिज्म है ना, तो बहुत सारा इंडियन सोसाइटी भी पढ़ना पड़ता है, सेक्युलरिज्म भी पढ़ना पड़ता है। सिलेबस देखो, उसमें सच में लिखा है। भूगोल में धर्म पढ़ना पड़ता है, सिलेबस देखो आईएएस का, लिखा है उसमें। आप आज सिलेबस देखोगे और पलट करके देखोगे कि कितनी सत्य बातें कही गई। तो आप अगर ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी ये अगर करते हो, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग करते हो,
तो अर्थशास्त्र के कितने सारे विषय, रिसोर्स ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, इनको जाकर के एक्सप्लोर करो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये लोग पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो अर्थशास्त्र के कितने विषय सम्मिलित हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पेपर 1 में, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप देखो पेपर 1 वाले आर्थिक भूगोल में, पेपर 2 के आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं जैसे संसाधन, इंडस्ट्री, उनमें जाकर के देखो तो आपके समझ में आएगा कि कैसे भूगोल अर्थशास्त्र के विषयों एवं समाज मानव शास्त्र के विषयों पर कैसे अपना आधिपत्य बनाए हुए है। सिर्फ पर्यावरण ही नहीं, सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र, जीव जंतु शास्त्र, सब भूगोल में कहीं न कहीं सम्मिलित होने लगते हैं। और जब भूगोल में ये सारे विषय सम्मिलित होने लगते हैं तो जीएस का जो प्रारूप है ना, वो अपने आप इसके आधार पर विकसित होने लगता है। और आप एक बात को याद रखो कि आप पेपर 3 में जब लिखने जाओगे, पेपर 1 लिखोगे, कहीं भी आप लिखोगे, तो अगर भूगोल से प्रत्यक्ष प्रश्न न भी आया हो तभी भूगोल आपको इंपावर करेगा, आपको एक शक्ति देगा। आप उस भूगोल के शक्ति से बहुत सारे प्रश्नों को लिख पाओगे मुख्य परीक्षा में। आपका अंदर से समाधान निकल करके सामने आने लगेगा, वो शब्दावली आएगा अंदर से, एक भाव उठेगा कि इसको मैं लिख सकता हूं। प्रश्न को देखने के बाद लाइव स्टॉक है, तुम्हारे पेपर 3 में क्या है जीएस में, लाइव स्टॉक लिखा हुआ है, पशुपालन लिखा है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लिखा है, क्रॉपिंग पैटर्न लिखा है, डिजास्टर मैनेजमेंट लिखा है, इन्वायरमेंटल विषयों को लिखा हुआ है, तो पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा हुआ है। तो पेपर 3 का कितना वाइड कवरेज है। पेपर 1 में आओगे तो इंडियन सोसाइटी और भूगोल का जो विषय है, इवन माइग्रेशन, जो हिस्टोरिक माइग्रेशन हैं, जैसे मेडागास्कर के माइग्रेशन पे प्रश्न आया, तो ये सब भूगोल कवर कर लेता है। तो पेपर 1 में 150 कम से कम, कई बार 170, ये कोई भूगोल का अच्छा छात्र हो उससे पूछ करके देखो, और तुम बनने वाले हो, तुम भी इसको रियलाइज करोगे। पेपर 2 में जाओगे तो वहां भी 30, 40, 50 नंबर का 200 नंबर हो गया ना। और अगर हम पेपर 3 में जाएंगे तो वहां भी पता नहीं, वहां का असेसमेंट हम नहीं कर सकते हैं। और अगर निबंध को ले लेंगे तो भूगोल 500 नंबर का ना होकर के एक वैकल्पिक विषय के रूप में 500 उधर और 500 जीएस में, ये सब कवर कर लेता है। आप एक और बात समझो हमसे कि आप इंटरव्यू में गए हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्या पूछता है, आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कृषि हो सकता है। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो या हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हो या इतिहास के विद्यार्थी हो, कुछ भी हो, आपसे इंटरव्यू में क्या पूछेगा। इंटरव्यू में ये तो नहीं पूछेगा ना कि कामायनी में जो रस भाव है वो क्या है, ये तो नहीं पूछेगा। छायावाद क्या है, ये तो नहीं पूछेगा। एक प्रश्न कोई स्पेशलिस्ट पूछ सकता है जो अब बिल्कुल इंटरव्यू का ट्रेंड नहीं है। ऑप्शनल से कोई भी प्रश्न इंटरव्यू में नहीं पूछे जाते, यहां कोचिंग संस्थाओं में पूछे जाते हैं, गलत ट्रेनिंग है वो। इंटरव्यू में मुख्यतः प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं, आपके बायोडेटा से, और बायोडेटा में क्या, तो आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा है वहां पे आपका टेस्टिंग होने लगता है, वहीं से ज्यादा लोग पूछते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि जो इंटरव्यू प्रोग्राम होगा आपका, जो इंटरव्यू होगा आपका, तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हुआ व्यक्ति या तो राजनीति से कुछ पूछता है, करंट अफेयर से पूछता है, पर्यावरण से पूछता है, आपके गांव, आपके शहर, आपके डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा, रीजनल डेवलपमेंट कैसे होगा, रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे होगा, वहां का सॉइल का क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का वो जगह है, एक डीएम के रूप में आप कैसे आप प्लानिंग करोगे, कैसी योजना बनाओगे कि वो नल जल योजना कैसे बने, ग्राउंड वाटर कहां है। तो एग्रीकल्चर के लिए आप जो उर्वरकों का प्रयोग किया जाएगा तो उसको किस विधि किया जाएगा, एक डीएम का ड्यूटी होता है। डीएम हर कमेटी का चेयरमैन है ना, वो अध्यक्ष है वो हर कमेटी का डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका जो ज्ञान आपके अंदर में आता है, जो अंडरस्टैंडिंग आपका आता है, तो इंटरव्यू में भी ये फोर्स क्रिएट करता है। अब एक छोटा सा समरी आपको हम बता देते हैं कि ज्योग्राफी को लोग कहते हैं बहुत बड़ा विषय है, कहते हैं ज्योग्राफी को कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैंने कहा हाँ है, बड़ा है ना, है सिलेबस बड़ा, 20 टॉपिक्स हैं इसमें। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर आप कोई छोटा सब्जेक्ट ले भी लेते हो, कोई लिटरेचर ही ले लेते हो या कोई तथाकथित कोई और छोटा सब्जेक्ट अगर आप ले लेते हो, तो उससे आपको क्या फायदा मिला जीएस में, आपको क्या फायदा मिल गया निबंध में, और इंटरव्यू में क्या मिला, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको क्या मिला, और आप जब डीएम बन के जाओगे तब आपको क्या मिला।
ये पूरा विश्लेषण तो करना होगा ना। सच क्या है कि जो कोर ज्योग्राफी होता है वो सिर्फ 40% ऑफ द सिलेबस है। जैसे एक उदाहरण है, भू आकृति विज्ञान में आप डेविस एंड पिंक पढ़ोगे तो ये कोर ज्योग्राफी हो गया, ये कोर ज्योग्राफी है। आप स्लोप डेवलपमेंट पढ़ोगे तो ये कोर ज्योग्राफी हो गया। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हो, आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ रहे हो, तो ये कोर ज्योग्राफी है भी और नहीं भी है। ये जीएस में भी तो पढ़ना है। और जीएस में जो पेपर 1 में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है, उनमें जो डेप्थ है, जो गहराई है, उसको देख करके तो मुझे ही शॉकिंग लगता है कि बिना ऑप्शनल पढ़े कोई बच्चा कैसे उसको सॉल्व करेगा। वो 150 मार्क्स के जो प्रश्न आ रहे हैं पेपर 1 में जीएस में, वो कैसे सॉल्व होगा? वो तो वहां जाकर के जूझेगा, वहां तो नंबर नहीं आएगा इसको। तो ज्योग्राफी के विषय में मैं आपको बता दूं कि ये कोई वक्रोक्ति नहीं है, ये कोई क्या बोलते हैं उसको, यूलाइज नहीं किया जा रहा है, बेवजह बात नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सत्य है। आपको समझना है कि पीटी में ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर, हम तो कभी एनवायरमेंट एग्रीकल्चर नहीं कहेंगे, ज्योग्राफी से कम 30 से 45 क्वेश्चन पीटी में। मुख्य परीक्षा में आओगे तो 500 ऑप्शनल का, 500 जीएस एसी का मिला करके 1000 नंबर का। और इंटरव्यू में जाओगे तो वहां भी आपको बोलने के क्रम में जो भी विषय पूछे जाते हैं, उनकी जो आत्मा होती है उसमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल नॉलेज काम करता है। मान लो आप आईआर पढ़ने जा रहे हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ने जा रहे हो, आप इजराइल पे चले गए, वेस्ट एशियन क्राइसिस पे आप चले गए। अब इजराइल में आपको पता ही नहीं है कि गोलान हाइट कहाँ है, आपको गाजा स्ट्रिप नहीं पता है, आपको जॉर्डन रिवर नहीं पता है, आपको वेस्ट बैंक नहीं पता है, आपको मेडिटेरेनियन का लोकेशन नहीं पता है, कैसे करोगे आप? आपको ईरान और इराक का अंडरस्टैंडिंग करना है कि ईरान इराक में क्यों युद्ध हुआ, अरब वॉर क्यों होता है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि तेल का कुआं कहां पर है, अबादान प्रोविंस कहां पर है, कुवैत का लोकेशन कैसा है, कुवैत कैसे कोस्ट के पास है और कैसे वहां पर डिसएडवांटेज कंट्री के रूप में एक नैरो स्ट्रिप है अल बसरा का, इराक का, तो कैसे वहां पे एक नैरो स्ट्रिप है और क्यों सद्दाम हुसैन चाहते थे कि अबादान ईरान से और कुवैत को हम कब्जा कर लें, ताकि जो पर्शियन गल्फ पे सीमा बनी हुई है इराक की वो बड़ी हो जाए। आप समझो इसको कि ज्योग्राफी कहां कहां इंपावर कर रहा है। कोई भी आईआर पढ़ाने आते हैं, अगर ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है आपको, तो आप उस टीचर से 100% ग्रहण ही नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ कथा सुनते हो, और जब कथा सुनते हो तो फिर आप लिख क्या पाओगे, और कथा सुनते सुनते 1.5 साल कट जाता है, फिर आप उसी जोन में चले जाओगे जहां पे कोई आधार नहीं होता है। हम तो ये मानते हैं एक टीचर के रूप में कि ज्योग्राफी जो लोग ऑप्शनल में नहीं भी लेते हैं, उनको भी ज्योग्राफी का बहुत ही गहरा ज्ञान होना चाहिए, और ज्योग्राफी को बहुत गहराई से पढ़ करके देखना चाहिए, और ज्योग्राफी को सिर्फ समुद्री धारा और जेट स्ट्रीम नहीं मानना चाहिए। पर्यावरण को ज्योग्राफी से अलग करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। पर्यावरण में क्या होता है? टेम्परेचर, वनस्पति, वर्षा, सॉइल, तभी पर्यावरण बनता है ना। और इसको कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? एक प्लांट किस कंडीशन में पैदा लेगा, एक क्रॉप किस ज्योग्राफिकल कंडीशन में उत्पन्न होता है, ये कौन पढ़ाएगा? ये ज्योग्राफी पढ़ाएगा। और अगर ज्योग्राफी का रिस्पेक्ट नहीं अंदर से आता है, सामान्य लोगों की बात की जा रही है, सामान्य यूपीएससी के एस्पायरेंट्स की बात की जा रही है, अगर उनके मन में रिस्पेक्ट नहीं आएगा तो उनको कोई फायदा नहीं है, कोई गेन नहीं होने वाला है। खैर, ये तो हमने आपको ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, और आईएएस बनने के पहले ज्योग्राफी की जो एक शानदार भूमिका है उस पर मैंने एक छोटा सा वक्तव्य दिया है जो बहुत जरूरी है। अब चलते हैं, देखते हैं ज्योग्राफी की प्रकृति क्या है, ज्योग्राफी का परिभाषा क्या है। आज ओरिएंटेशन क्लास है, आज कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, और आपको जैसा मैंने कहा कि ओरिएंटेशन क्लास मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण होता है हर एक बच्चों के लिए, हर एक पब्लिक सर्वेंट के लिए, कि आप इस लेक्चर को जरूर सुनो। देखते हैं आगे हमारे एजेंडा में क्या है। व्हाट इज ज्योग्राफी? भूगोल क्या है? भूगोल पर 2 परिभाषाएं बहुत ही प्रचलित है। पहली परिभाषा है जो हम कई बार लेक्चर दे चुके हैं। सबसे पहली परिभाषा है, ये परिभाषा है वेलफेयर अप्रोच की।
वेलफेयर अप्रोच, यानी जो कल्याणवाद की धारा आज मानव समाज में, मानव के आर्थिक राजनीतिक तंत्र में, ग्लोबलाइजेशन के नए परिप्रेक्ष्य में, अब तो डीग्लोबलाइजेशन भी हो रहा है, और वेलफेयर अप्रोच में देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में बोल करके मैं थोड़ा अटक गया, क्योंकि मुझे लगा कि अभी उधर जाएंगे तो एक लंबी व्याख्या होने लगेगी, आप यहीं पे फोकस्ड रहो। वेलफेयर अप्रोच में ज्योग्राफी की परिभाषा देखते हैं तो एक महान साइंटिस्ट हैं स्मिथ। चूंकि आप भूगोल वैकल्पिक विषय के छात्र बनने वाले हो तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। डब्ल्यू स्मिथ हैं, इनकी किताब का नाम है वेलफेयर ज्योग्राफी, वेलफेयर ज्योग्राफी, और ये किताब 1973 में पब्लिश हुई थी, फिर 78 में मॉडिफाई करके फिर से इसको पब्लिश किया गया। तो ये जो स्मिथ की परिभाषा है वो बहुत ही रोचक है। ये परिभाषा है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द surface of the earth as the home of mankind. As the home of mankind. स्मिथ की इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। स्मिथ की परिभाषा में देखो दो शब्द मूल हैं, स्टडी ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। अब ध्यान से सुनना है बहुत। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सतह का अध्ययन है, अर्थ के अंदर नहीं, भूगर्भ शास्त्र नहीं है ज्योग्राफी, सतह का अध्ययन है, क्रस्ट के ऊपरी भाग का अध्ययन है। और क्रस्ट के ऊपर में क्या मिलेगा? ओशियन, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, तो उनका अध्ययन हो गया। ये जो अर्थ के सतह की बात की जा रही है, तो अर्थ का सतह सिर्फ क्रस्ट ही नहीं होगा, क्रस्ट के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है वो भी सतह है, अर्थ का लेयर है वो भी। तो अर्थ का वो लेयर है, हम लोग इसको अर्थ एटमॉस्फेरिक सिस्टम के रूप में पढ़ते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर भी, जो क्षोभ मंडल है, वह भी इसका भाग होगा। अब अर्थ का जो सतह है वो एक तो क्रस्टल भाग हो गया, जो ठोस भाग है। दूसरा उसका क्या है? जो द्रव भाग है, यानी जो तरल भाग है, जो ओशियन है, ओशियन का रियल्म है। फिर जो वायु का रियल्म है, जो एटमॉस्फेयर है, जो ट्रोपोस्फेयर है, उसकी बात की जा रही है। सरफेस ऑफ द अर्थ, अब हमने तीन शब्दों की व्याख्या कर दी यहां पर। एक हो गया हाइड्रोस्फेयर, जल, दूसरा हो गया लिथोस्फेयर, थल, और तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल है। तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं और तीनों के मिलाने के बाद जो इंटरफेस, जो उभयनिष्ठ बनता है, जहां पर जीवों की उत्पत्ति हो सकती है, जहां जीव एग्जिस्ट करते हैं, जहां जीवों का वास हो सकता है, वही कहलाता है जैव मंडल। यानी अगर जैव मंडल को हम देखेंगे तो देखो ये 3 सर्कल का उभयनिष्ठ बन रहा है। ये जो उभयनिष्ठ बन रहा है ये तुम्हारा लिथोस्फेयर L, एटमॉस्फेयर A, और ये है तुम्हारा हाइड्रोस्फेयर H, और जहां तीनों मिलकर के एक मंडल का निर्माण कर रहा है, यही है तुम्हारा बायोस्फेयर, यानी जैव मंडल। ये जैव मंडल है। तो जैव मंडल का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत आ गया। और जैव मंडल में जहां पे प्रोडक्टिविटी हो, बायो प्रोडक्टिविटी हो, वो जैव मंडल है। देखो, तो पहला शब्द मैंने इस परिभाषा से लिया कि द स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, सतह का अध्ययन। अब सतह की मैंने व्याख्या कर दी कि सतह में क्या क्या आएगा? जो जल का सतह है, जो थल का सतह है, जो वायु का लेयर है, और उन तीनों के मिलने से जो उभयनिष्ठ प्रदेश जहां पे जीवों की उत्पत्ति होती है, वो जैव मंडल, यानी भूगोल का विषय क्या है, इस परिभाषा से निर्धारित हो रहा है। आगे देखते हैं, एज द होम ऑफ मैनकाइंड, as the home of mankind. Antarctica is not the home of mankind. Antarctica was never the home of mankind. कभी नहीं था. But the moment humans landed there and carved out their space for their living, for their researches, for their investigation,
जब मानव वहां पहुंच करके अपने लिए रिसर्च संस्थाओं को बनाने लगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, तो वो सारे पार्ट भूगोल के विषय हो जाते हैं। आज भूगोल के विषय को चिन्हित करना है और समझना है कि भूगोल क्या है, क्योंकि अगर आप भूगोल को आज समझ गए तो आने वाले समय में आपको बहुत मदद मिलेगी मैपिंग में और अखबार पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में कि हमारे लिए भूगोल का विषय क्या होगा, योजना को समझने में, ज्योग्राफी एंड यू मैगजीन को समझने में, सब जगह आपको मदद मिलने लगेगी। एक बार डेफिनेशन को और देखते हैं कि ज्योग्राफी इज ए स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एज द होम ऑफ मैनकाइंड, होम ऑफ मैनकाइंड, हैबिटेट ऑफ मैनकाइंड। जहां मानव का गृह हो वही भूगोल है, जहां मानव नहीं है, मानव का गृह नहीं है, वह भूगोल नहीं है। अंटार्कटिका भूगोल का विषय नहीं था, लेकिन उसमें जब रिसर्च अन्वेषण शुरू हो गया तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री जैसी जो स्टेशंस बने, या जो बाकी यूरोपीय देशों के, नॉर्थ अमेरिका के, अमेरिकन देशों के जो रिसर्च स्टेशन बने हुए हैं, इसके कारण यह जो रिसोर्स अंटार्कटिका में मिलने लगे, जैसे रॉस सी में मिल रहा है पेट्रोलियम, तो रेंजेस में वहां का जो पामेर लैंड है वहां पे गोल्ड मिल रहा है। तो इस तरह से जहां गोल्ड मिल गया, जहां पे रिसोर्स मिल गया, तो वो भूगोल का विषय हो जाता है। क्रिल फिशिंग का जो एरिया है, वेडल सी, रॉस सी, तो ये जो आइसबर्ग्स को टूट करके जहां से निकल रहे हैं, और आइसबर्ग हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, समुद्री धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित कर रहा है, ट्रेड को प्रभावित कर रहा है, वर्ल्ड ट्रेड को प्रभावित कर रहा है। तो इस अर्थ में अंटार्कटिका का भी कुछ भाग अब ज्योग्राफिकल हो रहा है और ज्योग्राफी के परिमंडल में आएगा, ज्योग्राफी के रियाल में आएगा। ज्योग्राफी वही है जहां मानव है, जहां मानव नहीं है वो ज्योग्राफी नहीं हो सकता है। इसलिए आप को 3 उदाहरण हम देते हैं और इन उदाहरणों को आप समझो। मान लो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट का आप अध्ययन कर रहे हो और आप वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इस बार उत्तर प्रदेश पीसीएस से पूछा डार्लिंग रेंज। अब डार्लिंग रेंज नाम तो बड़ा प्यारा है, लेकिन इस प्यारे नाम को कितने लोग जानते थे और कितने लोग इस रहस्य को समझते हैं कि वहां पर जो हैमर्सली रेंज है, जो डार्लिंग रेंज है, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि वहां पे बहुत सारे रेंजेस और दिए हुए थे। मस्ग्रेव रेंज भी था, मैकडोनल्ड रेंज भी था, आखिर डार्लिंग को ही क्यों पूछा गया? तो आपके जो ऐसे ही जो टीचर होते हैं ये कहेंगे कि अरे डार्लिंग रेंज इसलिए पूछा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक माउंटेन है। नहीं, डार्लिंग रेंज में माइंस है और डार्लिंग रेंज में नया माइनिंग शुरू हो रहा है। हैमर्सली रेंज में वहां पे टॉम प्राइस और वहां पे कई सारे ऐसे रेंजेस हैं जहां पे आयरन ओर मिलता है। वेस्ट ऑस्ट्रेलिया है ना, वो आयरन ओर का बहुत बड़ा सेंटर है। तो आयरन ओर के कारण ये रेंजेस महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और कुछ रेंजेस जहां पे कोई रिसोर्स ही नहीं है, जो बैरन लैंड है, जहां पे कुछ नहीं मिलना, जहां मानव की उपस्थिति भी नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। आप ऐसे समझो कि लेक आयर, अब ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले लिया तो वहीं की बात करते हैं। लेक आयर 11 मीटर समुद्र तल से नीचे है ऑस्ट्रेलिया में, एक लोलैंड एरिया है, एक इनलैंड ड्रेनेज का एक भाग है जहां सभी नदियां जाकर के मिल रही है। एक सॉल्ट लेक है, प्लाया लेक है। तो ये जो लेक आयर है, ये पूछता है, कारण है लेक आयर में जल का स्तर बढ़ रहा है या घट रहा है, इस पे प्रश्न आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसके घटने बढ़ने से वहां जो वो वेटलैंड एरिया है, तो वेटलैंड से जीवों का प्रभाव, और लेक आयर के पास ही आयर्स रॉक है जहां पे ऑस्ट्रेलिया का जो बिंदिगू ट्राइब है, जो और एबोरिजिनल्स हैं, ये सारे एबोरिजिनल्स वहां पर आकर के वो जो मोनोलिथ है आयर्स रॉक का लेक आयर के पास नॉर्थ ऑफ इट, उस पे उसकी पूजा करते हैं, उसको देवता मानते हैं। तो मानव का एक कनेक्शन है उस भाग से। तो मानव के कनेक्शन होने से वो भाग भौगोलिक हो जाता है। सभी भाग भौगोलिक नहीं होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारी चोटियां हैं हिमालय में, वेस्टर्न हिमालयाज में, लेकिन नंदा देवी क्यों पूछता है? क्योंकि अभयारण्य है, बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो नंदा देवी पर प्रश्न पूछता है, नंदा देवी का जो जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी, वहां जो नदियां बह रही है, वहां जो पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पूछने के पीछे जो गहरा रहस्य है वो यही है कि भूगोल किसी पर्वत और पीक का अध्ययन नहीं है।
किसी चोटी का अध्ययन नहीं है। भूगोल उस चोटी का अध्ययन, उस पीक का स्टडी करता है जहां मानव या पर्यावरण या मानव एवं पर्यावरण और संसाधन और एग्रीकल्चर इनका कनेक्शन हो। तो जब तक ये कनेक्शन नहीं हो रहा है वो भूगोल का विषय नहीं हो सकता है। मुझे पूरी आशा है आप ध्यान से सुन रहे हो। अब आपको अपने आप को जो मेरे स्टूडेंट्स बन चुके हैं, आपको अपने आप को बाकी लोगों से अलग करना है। हमारी हिंदी लड़खड़ाएगी, माइंड मत करना। तो ये अलग कैसे करना है अपने आप को? भूगोल सीखने का पहला दिन है, आपको अलग करना है अपने आप को। तो आपको ये सीखना होगा कि भूगोल में सभी पर्वत, पठार, नदियां नहीं सम्मिलित होती है। जिन पर्वत, पठार और नदियों का संबंध है मानव के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, वही भूगोल है। एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। हिमालय में बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे पासेज हैं। तो बहुत सारे पासेज का नाम रट लें क्या? सारे पासेज रट लें? नहीं, जरूरत ही नहीं है। अगर हम सारे पासेज का नाम रटेंगे फिर तो 1000 नाम तो मुझे हिमालय से ही पढ़ना पड़ेगा। कैसे संभव है ये किसी के लिए? हम उन पासेज को पढ़ेंगे, उन दर्रों को पढ़ेंगे जहां से हमारा नेशनल हाईवे निकल रहा हो, जहां से रोड कनेक्टिविटी बनाई गई हो, जिसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस हो, जिसकी सामरिक महत्ता हो, जिसकी आर्थिक महत्ता हो, जिसकी कोई न कोई भू राजनीतिक महत्ता हो। तो जब तक ये मानव से वो पास नहीं जुड़ेगा, मानव की क्रियाओं से नहीं जुड़ेगा, आर्थिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, सांस्कृतिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, व्यापार, तो ये जब तक मानव के इन क्रियाओं से कोई भौतिक विषय नहीं जुड़ता है तब तक भूगोल का विषय नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। और जब आप इन बातों को समझोगे तब आप मैपिंग में कितना मजा आएगा। आप भारत का मैप लेकर के बैठ जाते हो, सारी नदियों को रटने की कोशिश करते हो। अंत में पूछता है क्या है? इंद्रावती। अब देखो प्रश्न कैसा है, इंद्रावती पूछता है। कौन सी नदियों को पूछ रहा है? इंद्रावती है, कहां लोकेशन है, यही पूछ रहा है ना। तो इंद्रावती क्यों पूछ रहा है? बार बार पूछता है। आप देखोगे यूपीएससी के लिस्ट में तो 10 बार पूछ चुका है। स्टेट पीसीएस में जाओगे वहां पूछ देता है। तो इंद्रावती एक नदी है जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो करती है और इंटर स्टेट रिवर है, डैम बना हुआ है, सैंक्चुरीज बने हुए हैं इंद्रावती, और उसका एक इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसका हाइडल पावर प्रोजेक्ट उसको एक बहुत ही सिग्निफिकेंट नदी बनाता है। तो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस तो उसका है ही, उसका मानव, आर्थिक, कृषि, पर्यावरण सबका सिग्निफिकेंस है। इसलिए भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप चाहते हो कि आप एक ट्रू ज्योग्राफर बनो तो आपको ये फॉर्मूला पकड़ना होगा कि भूगोल के अंतर्गत सभी भौतिक विषयों को नहीं पढ़ा जाता, सभी मानचित्र में इंगित स्थितियों को नहीं रटा जाता, बल्कि उन अवस्थितियों को रटा जाता है, उनको पढ़ना है जहां मानव का अंतर संबंध है, जहां मानव की आर्थिक क्रियाएं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाएं प्रकृति से जुड़ रही हो, वही प्रकृति का विषय भूगोल होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब चलते हैं भूगोल के एक दूसरे परिभाषा के ऊपर में। तो उसमें हम आपको ये बताएं कि वो जो परिभाषा है वो भी वेलफेयर अप्रोच से प्रभावित है, लेकिन वो एक पुरानी परिभाषा है। और इस परिभाषा में अगर हम लोग देखेंगे तो ये कांट का, और जो पुराने ज्योग्राफर्स रहे हैं, रिटर हैं, कार्ल रिटर, या फिर हम्बोल्ट साहब हैं जो क्लासिकल ज्योग्राफी जिसको कहते हैं, तो क्लासिकल ज्योग्राफी का एक बड़ा प्रभाव है इस परिभाषा के ऊपर में। अब इस परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि क्या है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ये है ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ reciprocal relationship between man and his environment. Between man and his environment is a study of, कोई भी विषय का पढ़ना है, स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन। रेसिप्रोकल क्या है? अंतर संबंध।
यानी इसमें दो पर्सपेक्टिव निकलेगा, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स यानी संदर्श निकल रहे हैं, दो पर्सपेक्टिव निकल रहा है। पहला है डिटरमिनिस्टिक, दूसरा है पॉसिबिलिस्टिक। इसमें दो संदर्श निकल रहे हैं, दो पर्सपेक्टिव निकल रहे हैं। अब ये समझना है कि डिटरमिनिस्टिक अप्रोच क्या है ज्योग्राफी में और पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच क्या है ज्योग्राफी में। भौगोलिक चिंतन का ये बड़ा विषय बन जाता है, लेकिन भूगोल का प्रारंभ यहीं से होगा और यहीं से आपको समझना शुरू करना है। ये क्लास का पार्ट है, इसको आप ये न समझो कि वर्कशॉप चल रहा है, ये क्लास का पार्ट है। मैन एंड हिज एनवायरमेंट, रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि मैंने आपको प्रभावित किया, आपने मुझे भी प्रभावित किया, ये हुआ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोसिटी इसको कहते हैं, अंतर संबंध बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरमेंट। अब देखो दो पर्सपेक्टिव है इसमें। पहला है डिटरमिनिस्टिक, जिसका मतलब है नियतिवादी, नियतिवादी या निश्चयवादी। तो ये नियतिवादी संदर्श कहता है कि प्रकृति सर्वोपरि है और प्रकृति मानव को प्रभावित करती है, मानव के क्रियाओं को प्रभावित करती है, मानव के चिंतन को भी प्रभावित करती है, मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी प्रभावित करती है, यहां तक कि राजनीतिक तंत्र और धर्म को भी प्रभावित करती है। यानी मानव यहां प्रकृति का गुलाम हो जाता है और मानव प्रकृति की गोद में पला हुआ एक बालक हो जाता है। प्रकृति एक मां बन जाती है, प्रकृति ही मानव को नर्चर करती है, उसको आइडियाज देती है, उसके अंदर में संकल्पनाओं को, भावनाओं को भरती है और मानव प्रकृति से उसी तरह से अपना पोषण करता है जैसे एक शिशु अपने मां से दूध पी करके अपनी उत्तरजीविता देखता है, अपनी जीविता को देखता है, सर्वाइवलिटी को देखता है। अब ये नीतिवादी अप्रोच है। नीतिवादी अप्रोच का मतलब हुआ, समझो ध्यान से, कि नीतिवादी अप्रोच का मतलब हुआ कि प्रकृति मानव को प्रभावित करता है, प्रकृति का प्रभाव मानव पर है, प्रकृति ने जैसे मानव को शेपअप किया, जैसी आकृति दी वैसा मानव बना, प्रकृति का ही उत्पाद्य मानव है। देखो कई अर्थों में समझाया जा रहा है आपको। जैसे एक उदाहरण से आप बेहतर समझोगे कि अफ्रीका के क्लाइमेट में, अफ्रीका के क्लाइमेट में जहां हॉट, ह्यूमिड, मॉइस्ट क्लाइमेट है और टेम्परेचर्स आर सोरिंग हाई, 27 डिग्री प्लस रहता है, तो उस कंडीशन में वहां के लोगों के शरीर में ब्लैक पिगमेंट्स ऊपर आते हैं सन रेज से प्रोटेक्शन के लिए। ब्लैक पिगमेंट, तो लोग ब्लैक रेस हो गया। अफ्रीका एक ब्लैक कॉन्टिनेंट कहलाता है, ब्लैक रेस हो गया वहां पर। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि वहां इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च नहीं हो पाया था, लेकिन ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं क्योंकि वहां पर ब्लैक रेस का उत्पत्ति हुआ है, ब्लैक रेस रहती है। छोटे छोटे शब्दावली में फंसना नहीं है और मेरे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना है। अपने छोटे वाले ज्ञान से, छोटे से किताब पढ़ करके श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना है। अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां ब्लैक रेस इवॉल्व हुआ। क्यों ब्लैक रेस इवॉल्व हुआ? क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण उस प्रकार की थे। अब वहां के लोगों को देखोगे तो नाक उनका बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब वहां एयर में मॉइस्चर ज्यादा है तो उनको इनहेल करने की आवश्यकता ज्यादा है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मेंटेन करना होता है बॉडी के अंदर में, तो उनका जो नासिका छिद्र होगा अपने आप वो एक्सपैंड करके बड़ा हो जाता है। तो ये जो नासिका छिद्र बड़ा हो जाता है या जो रेशियल स्ट्रक्चर बनता है, ये प्रकृति बनाती है, प्रकृति ही गढ़ती है। तो देखो कि इंसान के बायोलॉजिकल फॉर्म में, आप यूरोप चले जाओ, ठंडे प्रदेशों में चले जाओ, तो वहां पे क्या है? वहां पे देखो रेस कैसा है, व्हाइट है, ब्लैक पिगमेंट गायब हो जाता है, लोग वहां पे वो लिकोडर्मिक जैसे बिल्कुल व्हाइट पीपुल हैं। तो अब प्रकृति का मानव के ऊपर में जो रेस पर प्रभाव है उसको मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में लिया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि प्रकृति कैसे धर्म को जन्म देती है। बड़ा ही रोचक डिस्कशन होता है ये कि धर्म भी प्रकृति के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं, हमारी संस्कृतियां भी प्रकृति के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे मान लो कि हम चलते हैं वेस्ट एशिया, चारों तरफ मरुभूमि है, पश्चिम एशिया में, अरब में चारों तरफ मरुभूमि है। अब ये जो मरुभूमि है ये एक तरह का मोनोटोनस
जलवायु है, मोनोटोनस कंडीशन है, वहां की ज्योग्राफी ही बिल्कुल एक रूप है। जहां देखो डेजर्ट है। अब अगर वो डेजर्ट है तो उस डेजर्ट में जो रिलीजन पैदा होगा, जो लोग होंगे, वो लोग वाइब्रेंट नहीं होंगे, वो लोग क्या बोलूं मैं, वो लोग बहुत डायनेमिक नहीं होंगे, स्टबॉर्न होंगे, निष्ठुर होंगे, हठधर्मी होंगे, कठोर होंगे, क्योंकि जलवायु भी कठोर है। वहां जो धर्म का विकास होगा ना, तो वहां पे मोनोथेइज्म होगा। ऊपर आकाश में देखो, नीचे तो कुछ है नहीं, ऊपर आकाश में देखो, किसी परम ब्रह्म की कल्पना करो, ये धर्म बनेगा वहां का। वहां चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जो भी रिलीजन्स वहां बने हो, वो सारे रिलीजन में आप देखोगे कि मोनोथेइज्म है। इवन उपनिषद और वेदास, चूंकि ये भी कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से आने वाले ट्राइब्स के द्वारा बनाया गया, तो वेदास और उपनिषद में भी मोनोथेइज्म ही है, एकेश्वरवाद है। तो एकेश्वरवाद को जन्म कौन दे रहा है? वहां की प्रकृति। लेकिन यही एकेश्वरवाद जब भारत में प्रवेश करता है, और भारत में जब उपमहाद्वीप में आएगा, तो यहां तो चारों तरफ प्रकृति बहुधा और अपने बहुरंगी प्रकृति चारों तरफ छाई हुई है। तो ये जो प्रकृति का बहुल रूप है, जो बहुरंगी प्रकृति है भारत में, ये उसी मोनोथेइज्म को कई कई शाखाओं में, प्रति शाखाओं में बांट देगी, और हमारा फेथ चेंज करेगा, हमारा फेस्टिवल अलग होने लगेगा, हमारी जो विविधताएं हैं संस्कृति के अंदर में, वो बढ़ती चली जाएंगी, और मानव भी खुशनुमा, मानव भी पॉजिटिव, चारों तरफ जो एक जो मानव का जो सांस्कृतिक विकास का क्रम होगा, जो उसका सोशल इवोल्यूशन, कल्चरल इवोल्यूशन होगा, उस कल्चरल इवोल्यूशन के क्रम में मानव बहुत सारे ऐसे टूल्स, टेक्नोलॉजी, ऐसे फेस्टिवल्स, ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे रिचुअल्स को विकसित करेगा जो प्रकृति से सीख रहा है निरंतर। क्योंकि यहां देखो, कहीं गए तो माउंटेन, कहीं गए तो प्लेट्यू, कहीं आगे गए तो नदियां, तो फिर कई प्रकार के वृक्ष, तो फलदार वृक्ष, इतना वाइब्रेंट। तो हिंदुइज्म का कलर, जो हिंदुइज्म संस्कृति है हमारी, उसका कलर कैसा होगा? वाइब्रेंट कलर है इसमें। कई सारी हिंदुइज्म की शाखाएं, प्रतिशाखाएं, धाराएं बह रही हैं चारों तरफ। उसी तरह से जैसे चारों तरफ नदियां, पहाड़ और ये प्रकृति का बहुल रूप विकसित है भारत के उपमहाद्वीप के ऊपर में। तो आप देखो ना, संस्कृति पर ज्योग्राफी का कितना व्यापक प्रभाव होता है, सोच पर प्रभाव होता है, धर्म और आस्था पर प्रभाव होता है। आप वेस्ट एशिया के कल्चर को भारत के कल्चर से, आप भारत में वेजिटेरियनिज्म, शाकाहारी चीजों का ग्रोथ हुआ, लेकिन वेस्ट एशिया में, यूरोप में मांसाहार का विकास हुआ। कारण कौन है? प्रकृति कारण है ना उसका। तो भूगोल एक व्यक्ति के संस्कृति, उसके बायोलॉजी, उसके फिजियोलॉजी, उसके जो जैविक विकास क्रम है, उसके जो सांस्कृतिक सामाजिक विकास क्रम है, उसका जो आर्थिक विकास क्रम है, ये सबको प्रभावित करता है। ये भूगोल का एक नियतिवादी, निश्चयवादी या डिटरमिनिस्टिक विश्लेषण है, डिटरमिनिस्टिक संदर्श है। यानी भूगोल में दो संदर्शों की बात की गई। मानव पर्यावरण के अध्ययन में दो संदर्श हैं। पहला संदर्श है नियतिवादी। नियतिवादी का अर्थ क्या है? कि प्रकृति मानव के आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक चिंतन, उसके पर्यावरणीय चिंतन, उसके विकास क्रम को प्रभावित करती है, और मानव अपने प्रकृति का ही उत्पाद्य होता है, अपने पर्यावरण का वो एक बेबी है। ये नियतिवाद है। संभववाद यानी पॉसिबलिज्म इसकी उलट धारा है, इसके विपरीत है। इसका विपरीत करके देखो क्या होगा। मानव प्रकृति को प्रभावित करता है, मानव प्रकृति को परिवर्तित करता है, मानव प्रकृति को अपने टेक्नोलॉजी और टूल्स और प्रौद्योगिकी और अपने चिंतन के अनुसार उसका रूप परिवर्तन करता है। प्रकृति तो स्थूल रूप है, प्रकृति तो न्यूट्रल है, प्रकृति तो ऑफर करती है। प्रकृति में तो एक नदी बह रही है कि भाई मेरे पानी का तुम सिंचाई कर लो या जल विद्युत निकालो। प्रकृति कहां गवर्न कर रही है? प्रकृति कहां प्रशासिका है? प्रकृति तो ऑफर करती है, ऑफरिंग है उसके पास। ये पॉसिबलिज्म है। पॉसिबलिज्म का मतलब क्या हुआ? संभववाद, यानी मानव अपने प्रौद्योगिकी ज्ञान से प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है और प्रकृति को प्रशासित करता है। प्रकृति तो न्यूट्रल है, उदासीन है,
प्रकृति ऑफर करती है, यानी आपको बेस्टो करती है, अपने 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 जो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको ऑफर कर रही है, उसको दे रही है आपको। इसका एक उदाहरण आप देखो कि मान लो कि पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक भारतीय के लिए और एक अमेरिकन के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है इसको यूज करने का। लेकिन यही प्रोडक्ट अगर किसी अफ्रीका के जनजाति को दे दिया जाए तो वो क्या करेगा? इसी पेट्रोल को पी करके मर सकता है, इसी पेट्रोल को वेस्ट मटेरियल समझ सकता है, इसी पेट्रोल को एक दुर्गंधित पदार्थ समझ सकता है। तो ऐसा क्यों है? उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। यानी जैसे जैसे मानव का प्रौद्योगिकी, मानव का ज्ञान बढ़ते चला जाता है, वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है। और प्रकृति पर विजय की इसी कहानी को संभववाद में कहा गया है। आज अगर हम देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो नीतिवाद और संभववाद में संभववाद की मुख्य धारा बन रही है। प्रकृति वास्तव में स्थूल हो चुका है, प्रकृति तो उदासीन हो गया है, प्रकृति बस फैली हुई है और मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं से, अपने तकनीकी ज्ञान से उस प्रकृति पर विजय प्राप्त करते चला जा रहा है। परंतु नीतिवाद का कभी अंत नहीं हो सकता, नीतिवाद की धारा कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी मृत नहीं हो सकती। यह बात पुनः सत्य हुई, ग्लोबल वार्मिंग आ गया। अब ग्लोबल वार्मिंग आ गया तो मानव के अंदर में एक भय उत्पन्न हुआ है कि वो किसी नदी के, समझो इसको, किसी नदी के धारा को रोककर जल विद्युत उत्पादन कर सकता है, सिंचाई का कार्य कर सकता है, लेकिन यह नहीं कर सकता है मानव कि समुद्र से धारा को निकाल करके चोटी पर चढ़ा दे। यह मानव नहीं कर सकता है। अगर मानव यह प्रयास करता है और प्रकृति के द्वारा निर्धारित नियमों की अवहेलना करता है, उसके अगेंस्ट जाता है, प्रकृति का जो नियम है, जो लॉज ऑफ नेचर है, उसके अगेंस्ट अगर जाएगा तो मानव को भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर नियतिवाद फिर प्रभावी होने लगता है। और ग्लोबल वार्मिंग में, ओजोन लेयर डिप्लीशन में, एसिड रेन में, सी लेवल चेंज हो रहा है, ये सारी जो प्रक्रियाएं पिछले 40-50 वर्षों में दिख रही हैं प्रकृति में, उससे स्पष्ट है कि नीतिवाद की धारा को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। नीतिवाद की धारा को कभी उसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं आप। तो नीतिवाद और पॉसिबिलिज्म, नीतिवाद और संभववाद दोनों ही संदर्श भूगोल में हर काल, इन ऑल स्पेस एंड टाइम, ये महत्वपूर्ण होंगे ही। किसी भी काल में, किसी भी स्थान विशेष के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों धाराएं जीवित रहेंगी। और भूगोल में ये दोनों धाराएं आज भी हैं, कल भी थी, आगे भी रहेंगी। सिर्फ उनका ये अंतर होता है कि प्रभावी कौन, किस काल और किस स्थान परिप्रेक्ष्य में कौन प्रभावी है, कौन अधिक प्रभावी है। जैसे आज देखेंगे तो पॉसिबिलिज्म का ही ज्यादा जोर है और पॉसिबिलिज्म, संभववाद ज्यादा विकसित हो रहा है भूगोल के अंदर में, जहां मानव कल्याण और मानव की शक्ति, मानव के कार्यों का विश्लेषण करना भूगोल का मुख्य उद्देश्य हो गया है। और भौतिक प्रकृति को पढ़ना भूगोल का उद्देश्य अब उतना नहीं है जितना कि पहले वर्षों में हुआ करता था। यही बात सबको समझनी होगी कि भूगोल, चूंकि पॉसिबिलिज्म या संभववाद में भूगोल है, तो भूगोल मानव कल्याण के विषयों को पढ़ रहा है, तो भूगोल में ज्यादातर प्रश्न पर्यावरण से संबंधित आ रहे हैं, भूगोल में ज्यादातर प्रश्न एग्रीकल्चर से संबंधित आ रहे हैं, मृदा से संबंधित आ रहे हैं, प्रदूषण से संबंधित आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग और वैश्वीकरण से संबंधित आ रहे हैं। तो भूगोल की जो मुख्य धारा है वो अब समुद्री धारा और पर्वत की रचना और प्लेट टेक्टोनिक नहीं है। भूगोल अपने मुख्य धारा में अब है कि ग्रामीण विकास कैसे हो, बुंदेलखंड का विकास कैसे हो। अगर बुंदेलखंड के विकास को पढ़ना है, या ट्राइबल एरिया के डेवलपमेंट को पढ़ना है, या ड्राउट प्रोन एरिया के डेवलपमेंट को पढ़ना है, या फ्लड एरिया के डेवलपमेंट को पढ़ना है, तो बिना भूगोल के कैसे पढ़ोगे। बुंदेलखंड का विकास समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, बुंदेलखंड एक निस कंट्री है, ग्रेनाइट और निस चट्टानों से बना हुआ एक पुराना वल्केनिक प्लग है, एक ज्वालामुखी का वो प्लग है, प्लग यानी
प्लग यानी वो जो क्रेटर में जो मैग्मा जमने के बाद जो बनता है, तो ये वोल्केनिक प्लग है वो एक। अब उस वोल्केनिक प्लग में ग्रेनाइट है, तो ग्रेनाइट में संधियां होती है। अब बुंदेलखंड में वर्षा तो 75 से 80 सेंटीमीटर है, जो वेस्टर्न यूपी की वर्षा है वही है जो हरियाणा से अधिक वर्षा है, लेकिन फिर भी बुंदेलखंड सूखा है। क्योंकि बुंदेलखंड में जो ग्रेनाइट है वो पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं करता, रंध्र युक्त चट्टाने नहीं है, संधियों से युक्त चट्टाने हैं। तो जब चट्टाने संधियों से युक्त होंगी तो वर्षा का जल संधियों से निकल करके बह जाएगा, तो वहां पानी का स्टोरेज नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है, वहां रन ऑफ तेज है। ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टान पर जब वर्षा का जल गिरेगा तो वो तेजी से निकलता है, उसका स्टोरेज नहीं हो पाता है, तो एक शुष्क क्षेत्र हो गया। अब जब हम वहां की मृदा को समझेंगे कि ग्रेनाइट पे कौन सी मृदा बनेगी, शुष्क दशाओं में कौन सी मृदा बनेगी, उन तापमान और आर्द्रता की दशाओं में वनस्पति कौन सा होगा, मृदा के आधार पर, वनस्पति के आधार पर, तापमान आर्द्रता के आधार पर वहां फसल कौन से होंगे। ग्रामीण विकास को पढ़ने के पहले ये तो करना होगा ना। तो भौतिक भूगोल का जो महत्व है वो 20-30% है, और उसी के दम पर, उसी के बल पर हम आगे प्रादेशिक नियोजन को, आर्थिक नियोजन को, कृषि विकास क्रम को, ग्रामीण विकास क्रम को हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। फिर वहां की समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या है, वहां जो नदियां बह रही है उनका इंटरलिंकेजेस कैसे होगा, वो कैसे एक चैलेंज है, नदियों का वॉल्यूम क्या है, किस महीने में नदियों का वॉल्यूम हो, कहां पर रिजर्वायर बनाया जाएगा, स्मॉल चेक डैम्स रिजर्वायर बनाए या बड़ा रिजर्वायर बनाए, ये सारे ये जो भौगोलिक विषय हैं, जब ये मिलकर के आते हैं ना, तब उस प्रदेश की जो संकल्पना है उसको एक विद्यार्थी समझता है, और तभी वो अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, या कोई भी शास्त्र हो, पर्यावरण या एग्रीकल्चर जो आप कहते रहते हो, वो भी समझना हो तो बिना भूगोल के नहीं समझ पाओगे। आपको यह समझाना है मुझे कि भूगोल की दिशा सिर्फ भौतिक भूगोल का अध्ययन न होकर के, चूंकि संभववाद के एरा में हम लोग जी रहे हैं, अब हम लोग नियतिवाद में नहीं जी करके संभववाद के एरा में जी रहे हैं, तो भूगोल का जो मूल विषय हो गया है वो मानव हो गया है, मानव से संबंधित क्रियाएं हो गई है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, ये प्रश्न पूछता है। देखो ज्यादातर प्रश्न पूछता क्या है, पर्यावरण का मानव पे प्रभाव, ये नहीं पूछता। अब नहीं पूछता कि मरुभूमि में किस प्रकार की संस्कृतियां बनेंगी, भले ही चर्चिल सिंपल ने उस पे इतिहास लिख दिया हो, भले ही उस पे हटिंगटन ने पूरी रचना करके छोड़ दी हो, लेकिन वो नहीं पूछता है। अब क्या पूछता है कि वेस्ट एशिया में जो एनर्जी रिसोर्स है, उस रिसोर्स से भू राजनीति कैसे चल रही है, तो ये जो व्याख्या करेगा ये भूगोल का ही विषय होगा। इसको सुपरफिशियली बाकी लोग अपना ऊपर ऊपर पढ़ाते होंगे कि ये राजनीतिक हुआ, ये एमओयू हुआ, तो ये संधि हुई, लेकिन जो मूल विषय अंदर में है तो भूगोल वहां पहुंच गया है ना, आपको ये समझने की आवश्यकता है। और जो एनर्जी रिसोर्स का हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं वेस्ट एशिया में या भारत में, उससे प्रदूषण कैसा हो रहा है, ओशियन डंपिंग कैसे हो रहा है, ओशियन डंपिंग से या जो ऑयल स्पिल होता है ट्रांसपोर्ट से, या जो एनर्जी का जो पेट्रोलियम का ट्रेड है उससे जो ऑयल सीपेज हो रहा है, उसके द्वारा कैसे इकोसिस्टम समुद्र का बर्बाद हो रहा है। तो ये सारे जो विषय नए जो उभर करके भूगोल में आ रहे हैं, यही पढ़ना है। अब आप पारंपरिक रूप से वही पढ़ना चाहोगे कि वेस्ट एशिया में कौन कौन से खदान हैं, कौन कौन से माइंस हैं, आबादान में क्या मिलता है, तो अरब में कितना उत्पादन हो रहा है, या भारत में गुजरात कितना प्रतिशत उत्पादन कर रहा है तेल का, असम में कौन कौन से, पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये फैक्ट्स तो आपको पढ़ने होंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं आएगा। प्रश्न क्या पूछेगा कि पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है भारत में, वो रोड ट्रांसपोर्टेशन की तुलना में कैसे सस्ता है, और उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या करिए जो कि पाइपलाइन के डिस्ट्रीब्यूशन को या पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन की जो संरचना भारत में बनेगी उसको कैसे प्रभावित करेगा, और कहां कहां संभव है। ये प्रश्न का डायमेंशन देखो कैसे चेंज कर रहा है। अब इन्हीं चीजों पे पॉलिसीज बनती हैं, इन्हीं चीजों पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है या जो एचआरडी है, वहां से नए नए पॉलिसीज निकल करके सामने आते हैं। तो उन पॉलिसीज को ही
नए फॉर्मेट में योजना में प्रकाशित होगा या ज्योग्राफी न्यूज में प्रकाशित होगा या अखबार में आएंगे और उसके बाद फिर वही प्रश्न बनकर के आपके सामने आ जाते हैं। तो आप सोचते हो कि अब पता नहीं इसमें क्या करना है। आपको ये समझना है कि ज्योग्राफी की अब मूल धारा वही है। मूल धारा क्या है? मानव का अध्ययन, प्रकृति के बच्चे के रूप में नहीं, प्रकृति को अब स्थूल देखना है, प्रकृति को अब एक उदासीन रूप में देखना है और मानव की क्रियाओं को पढ़ना है और मानव की क्रियाओं से उत्पन्न जो दुष्प्रभाव हैं प्रकृति पर उसको भी पढ़ना है। तो और मानव की क्रियाओं से दूसरे मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जनसंख्या पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, संस्कृतियां कैसे बदल रही है, ये सब कुछ पढ़ना होता है ज्योग्राफी के अंतर्गत में। जितनी भी नई लिटरेचर्स आप देखोगे, जितने भी नई रिसर्च पेपर्स आप देखोगे, उनकी धारा अब यही बन गई है। अब क्या है, अर्बन हीट आइलैंड थ्योरी पूछता है, अर्बन हीट आइलैंड पूछेगा ना, नगरीय उष्मा द्वीप कैसे बन रहे हैं, ये एक मुख्य विषय बन जाता है। वेटलैंड्स पूछेंगे, मैंग्रोव्स पूछेंगे, सी लेवल चेंज पूछेगा। कब तक सोचते रहोगे आप कि हिमालय के पहाड़ कैसे, हिमालय की हिमालय को कैसे पढ़ लें, तो एंडीज को कैसे पढ़ लें, तो हिमालय की चोटी का नाम कैसे रट लें। ये नहीं करना है। अब उन्हीं चोटियों को पढ़ो, उन्हीं लोकेशंस को पढ़ो, उन्हीं दर्रों को पढ़ो, उन्हीं श्रेणियों को पढ़ो जिनका मानव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होगा, वही भूगोल होगा।